न जाने कितने ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीतने वाली इस प्यारी सी बच्ची जॉन मिनेट रैम्सी की एक दिन हत्या कर दी गई। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर ये काम कैसे और क्यों हुआ। एक दिन पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और फिर अगले ही दिन सब कुछ खत्म हो गया। जॉन मिनेट की जिंदगी तो एक पल में खत्म हो गई, लेकिन ये केस सालों साल चलने वाला था। हेलो, कैसे सबके सब। तो चलो शुरुआत करते हैं जॉन मिनेट की जिंदगी की कहानी की और बात करेंगे उन लोगों की जो इस सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जॉन मिनेट रैम्सी का जन्म 6 अगस्त 1990 को अपने माता पिता पेट्सी और जॉन रैम्सी के साथ और कोलोराडो के बोल्डर शहर में बड़े आराम से रहते। उसका बचपन कई सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने में गुजरा। 6 साल की उम्र तक ही उसने अमेरिकाज रॉयल मिस, लिटिल मिस कोलोराडो और नेशनल टाइनी मिस ब्यूटी जैसे न जाने कितने टाइटल जीते। इस पेजेंट क्वीन की जिंदगी बाहर से तो बड़ी आलीशान थी, पर असल में जॉन मिनेट को इस सब से कुछ खास लगाव नहीं था। असल में तो उसे अपनी नॉर्मल लाइफ ही ज़्यादा प्यारी थी। और फिर 25 दिसंबर 1995 को उसने बाकी दुनिया की तरह ही अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। फिर जब इस सेलिब्रेशन के बाद वो थक गई तो रैम्सीज ने उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था और वो आखिरी दिन था जब किसी ने भी जॉन मिनेट को जिंदा देखा। जॉन मिनेट को सुला देने के बाद बाकी लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए। उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, पर फिर सुबह लगभग 5:30 बजे पेट्सी की आँख खुली और तब उसने सीढ़ियों पर चिपका एक नोट पढ़ा जिस पर लिखा था कि जॉन मिनेट उन लोगों के पास है और अगर रैम्सीज उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द $1,18,000 का इंतज़ाम करना होगा। और उन पैसों को लेकर कहाँ आना है इसकी खबर वो लोग उन्हें सुबह 10 बजे फ़ोन करके देंगे। ये नोट पढ़ते ही पेट्सी के हाथ पैर कांप उठे। वो सीधा जॉन मिनेट के कमरे की ओर भागी और उसने देखा कि वहाँ पर वो नहीं थी। पेट्सी ने तुरंत जॉन को उठाया और ये सारी बातें बताई। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पेट्सी रोते हुए बोली कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया और वो लोग अपने पीछे एक नोट छोड़ के गए हैं। कुछ घंटों तक अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगे तो वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन डिटेक्टिव लिंडा अभी भी रैम्सीज के साथ वहीं पर थी। सुबह के 10 बज गए, लेकिन किडनैपर्स का कॉल नहीं आया और रैम्सीज को इस सब की बिल्कुल चिंता ही नहीं थी। ये देखकर लिंडा को थोड़ा अजीब लगा तो उसने जॉन से कहा कि वो जाकर एक बार घर के सारे कमरों को देखा है कि कहीं उनमें से किसी में भी उसे कोई सुराग दिखाई दे। तो ये बात सुनते ही जॉन सबसे पहले बेसमेंट में गया क्योंकि पुलिस ने उसे अभी तक चेक नहीं किया था। और अंदर घुसते ही उसे अपनी बेटी की लाश दिखाई थी। वो उसे उठाकर वापस ऊपर ले आया। जॉन मिनेट की बॉडी को सफ़ेद चादर में लपेटा गया था। उसके सर पर कई क्रैक्स थे। उसके हाथों को उसके सर के पीछे बांधा गया था। उसके मुंह को भी टेप से चिपकाया गया था। उसके गले में भी नायलॉन की वायर थी, जिससे पता चल रहा था कि शायद उसका गला भी दबाया गया था और फिर शायद उसका रेप भी किया गया था। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने न जाने कितनी गलतियां की थी, जिस वजह से ये केस और ज़्यादा उलझता जा रहा था। एक तो उन्होंने जॉन को बॉडी को वहाँ से हटाने दिया और फिर उन्होंने जॉन और पेट्सी से भी साथ में पूछताछ की। और तो और क्राइम सीन होने के बावजूद वहाँ पर सही से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे। न जाने कितने लोग घर के अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, इवन हाउस क्लीनर्स भी, जिस वजह से न जाने कितने सबूत ऑलरेडी मिट चुके होंगे। बेसिकली पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया और यही इस केस के सॉल्व न होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ऑटोप्सी से सामने आया कि जॉन मिनेट के सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था और उसका गला दबा दिया गया था। 1 तारीख को ये केस नेशनल गया और रैम्सीज ने टेलीविज़न पे अनाउंस किया कि जो कोई भी हत्यारे के बारे में कुछ खबर लाकर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। वही आम जनता अब अपने घरों में भी रहने से डर रही थी। सारे एविडेंसेस यही कह रहे थे कि सब कुछ घर के अंदर ही हुआ है। जॉन मिनेट के गले में जो वायर थी उसे पेट्सी के पेंट ब्रश से बनाया गया था। जिस पेज पर वो नोट लिखा गया था वो भी घर के ही नोट पैड में से फाड़ा गया था और जिस पेन से उसे लिखा गया था वो भी घर में ही था। और फिर जहाँ आमतौर पर ऐसे नोट्स काफ़ी छोटे होते हैं, वहीं पर ये वाला 2.5 पन्नों का था और फिर पैसों का इतना अजीब अमाउंट। और फिर बाद में पुलिस को पता चला कि एग्जैक्टली उतने ही पैसे जॉन को अपने सैलरी बोनस में मिले हैं, जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को ही पता था। इसी वजह से पुलिस को बार बार जॉन और पेट्सी पर ही शक हो रहा था। वो लोग पूछताछ के दौरान भी काफ़ी सोच समझ कर ही अपने सवालों के जवाब दे रहे थे। और फिर उन्होंने वकील हायर करने में भी ज़्यादा देर नहीं की और तो और वो पुलिस से पूछ रहे थे कि क्या वो लोग अपने सारे एविडेंसेस उनके साथ शेयर कर सकते हैं क्या। और फिर उन्होंने कह दिया कि अब से वो सारे सवालों के जवाब
सिर्फ लिख कर ही देंगे। इसी वजह से लोगों को शक था कि उन्हीं दोनों में से किसी ने अपनी बेटी की जान ले ली और फिर दूसरे ने अपने पार्टनर को बचाने के लिए ये पूरी कहानी रची। 13 अक्टूबर 1999 को कोर्ट के ट्रायल्स खत्म हुए और एमसीज पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए, लेकिन वो लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस ये केस सॉल्व करने नहीं बल्कि उन्हीं लोगों को फंसाने ही थी। और इतना सब होने के बाद भी उनकी बेटी का हत्यारा बाहर बड़े आराम से घूम रहा है। तो 2008 में जॉन बेनेट के कपड़ों से किसी के डीएनए सैंपल्स प्राप्त हुए और वो सैंपल्स रैमसीज से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे और इसी वजह से उन दोनों का नाम अब इस केस से हमेशा के लिए क्लियर कर दिया गया। लेकिन फिर 2013 में केबल न्यूज़ नेटवर्क को 1999 के ट्रायल्स वाले डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जिसमें ग्रैंड ज्यूरी ने उन दोनों पर चाइल्ड अब्यूजिंग रिजल्टिंग इन डेथ के आरोप लगाए थे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलेक्स हंटर ने उन दोनों के खिलाफ ये चार्जेस कभी फाइल ही नहीं किए। फिर 2016 तक भी वो डीएनए सैंपल किसी से भी मैच नहीं हुआ और इसी वजह से ऑफिशियल सिर्फ इतना कह पाए कि वो ऑलरेडी कंटेमिनेट हो चुका था। इसी वजह से वो किसी से भी मेल नहीं खा रहा है। रैमसीज का कहना था कि आखिर कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि वही लोग अपनी बेटी की जान ले लेंगे। लेकिन बात तो ये है कि अगर ये काम उन्होंने नहीं किया तो फिर आगे किसने किया। इस केस की कई और थ्योरीज भी सामने आई, तो चलो ज़रा उन्हें भी सुनते हैं। इस केस के लिए एक रिटायर्ड डिटेक्टिव ल्यू स्मिथ को भी हायर किया गया। बाकी लोगों की तरह ही पहले उसे भी रैमसीज पर ही शक था। जब उसने केस पर काम करना शुरू किया तो उसके ख्याल बदलने लगे। बेसिकली जॉन बेनेट की बॉडी के पास किसी का खून भी मिला था जो कि रैमसीज से मैच नहीं हो रहा था और फिर बेसमेंट की खिड़की का कांच भी टूटा हुआ था। इसी वजह से स्मिथ का कहना था कि हत्यारा उसी खिड़की से अंदर घुसा होगा और क्योंकि उनके पूरे घर में मोटे मोटे कारपेट्स बिछे हुए तो उसके कदमों की आवाज़ें आना भी मुश्किल थी। लेकिन कोई भी स्मिथ की इन बातों को मानने को तैयार नहीं था और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने ये केस छोड़ दिया। 2009 में जॉन बेनेट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसमें एक थ्योरी प्रपोज की गई कि इस सब के लिए उसका भाई बर्क रिस्पॉन्सिबल है, जो कि उस समय पर 9 साल का था, क्योंकि ऑटोप्सी के दौरान जॉन बेनेट के पेट में पाइनएप्पल के रिमेन्स पाए गए थे और फिर सुबह किचन में पाइनएप्पल का बाउल भी था। लेकिन रैमसीज का कहना था कि उन्होंने उसे वहां पर नहीं रखा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बर्क ने ही वो पाइनएप्पल खाया होगा जब देर रात उसे भूख लगी और उसी दौरान जॉन बेनेट भी वहां पर आ गई। और क्योंकि बर्क अपना खाना उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता था तो इसी बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और फिर एक्सीडेंटली बर्क ने जॉन बेनेट को मार दिया और अपने बेटे को बचाने के लिए रैमसीज ने पूरी कहानी बनाई। वहीं इस केस के कई और कल्प्रिट्स भी सामने आए, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई सबूत न मिल पाने के कारण सबको छोड़ दिया गया और अब कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में भी ये केस कभी सॉल्व हो पाएगा या फिर नहीं। तो यार इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपकी इस केस पर कोई भी थ्योरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और जो मुझे सबसे ज़्यादा वैलिड लगेगी उसे मैं अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट करूँगा। और अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।